हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। गौर करेंगे दोस्तों, आज हम करेंगे जून 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका पार्ट 2 हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, प्रश्न है क्या? विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है कदम की फूली डाल। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, जब मैं कहती हूँ कि सबसे पहले, तो इसका मतलब है कि प्रश्न पत्र के अनुसार सबसे पहले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। तो ध्यान दें, विद्यानिवास मिश्र जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके निबंध। गौर करें, कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी। फिर है तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, 1957 ईस्वी। फिर है तमाल के झरोखे से, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, 1981 ईस्वी। फिर है शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है। कब आया? ध्यान रखें, 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। तो कौन कौन से निबंध संग्रह हैं? सबसे पहले कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी। फिर है तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुने, तुम चंदन हम पानी ये निबंध संग्रह है किसका? विद्यानिवास मिश्र जी का। लेकिन अगर पंक्ति आए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये किसकी पंक्ति है? संत रैदास की या रविदास की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये बात ध्यान रखें, बहुत ज्यादा पूछी जाती है पंक्ति ये। ठीक, तो ध्यान दें। फिर है तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी। फिर है शेफाली झर रही है 1987 ईस्वी। ठीक है, नोट है दोस्तों, यहाँ ध्यान दें, यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह रोफाली झर रही है, क्या है? रोफाली झर रही है दिया गया है। यानी प्रश्न पत्र में क्या लिखा था? रोफाली झर रही है, जबकि होना क्या चाहिए? तो वास्तविक रचना है शेफाली झर रही है, शेफाली झर रही है। तो इस तरह से प्रश्न पत्र में भी एरर हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। सही रचना है शेफाली झर रही है, किसकी? विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये निबंध है किसका? व्यंग्य निबंध है शरद जोशी का। जरा ध्यान दें, 1971 ईस्वी में आया हुआ निबंध है, 1971 ईस्वी में आया हुआ निबंध है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। फिर है राह किनारे बैठ, राह किनारे बैठ, ये कब आया? 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी। फिर है तिलस्म 1973 ईस्वी, 1973 ईस्वी तिलस्म। फिर है यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी। तो ध्यान रखें, सबसे पहले हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी। फिर है राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी। फिर है तिलस्म 1973 ईस्वी। फिर है यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी। ये सभी शरद जोशी के व्यंग्य निबंध हैं। अगला प्रश्न, नेमी चंद्र जैन, नेमी चंद्र जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। सबसे पहले अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी। फिर है रंग दर्शन, रंग दर्शन 1966 ईस्वी। फिर है जनांतिक 1981 ईस्वी, जनांतिक
1981 ईस्वी। फिर है तीसरा पाठ 1998 ईस्वी, 1998 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने। अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी, रंग दर्शन 1966 ईस्वी। फिर है जनांतिक 1981 ईस्वी, तीसरा पाठ 1998 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। सबसे पहले ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राही मासूम रजा। ध्यान देना, आधा गांव कब आया? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में आधा गांव उपन्यास आया। फिर आया टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी। फिर है दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, 1973 ईस्वी, दिल एक सादा कागज। फिर है असंतोष के दिन 1985 ईस्वी, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले आधा गांव 1966 ईस्वी, फिर है टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, फिर है दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी, फिर है असंतोष के दिन 1985 ईस्वी। ये सभी राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। फिर है अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले गढ़ कुंठार, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है गढ़ कुंठार। फिर है जो कि आया 1924 ईस्वी में। फिर याद रखें 1924 ईस्वी। फिर आया मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी। फिर है वयम रक्षामः 1955 ईस्वी। फिर है कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, गढ़ कुंठार 1924 ईस्वी, मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी, वयम रक्षामः 1955 ईस्वी, कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे ये सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, 55 खंबे लाल दीवारें, महिला कथाकारों की बात हो रही है, गौर से सुनना जरा। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा का उपन्यास है, 1961 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है उपन्यास तत्सम। ठीक है, तत्सम राजी सेठ का उपन्यास है तत्सम, 1983 में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, फिर है दिलो दानिश कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, 1993 में आया हुआ उपन्यास है दिलो दानिश, 1993 ईस्वी। फिर है चित्रा मुदगल जी का उपन्यास आवा, कौन सा? आवा कब आया? 1999 ईस्वी में। तो ध्यान रखें, आवा उपन्यास 1999 ईस्वी में आया हुआ चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है। एक बार फिर से सुने, 55 खंबे लाल दीवारें 1961 ईस्वी। फिर है तत्सम 1983 ईस्वी। फिर है दिलो दानिश 1993 ईस्वी। फिर है आवा 1999 ईस्वी। ठीक, ये सभी महिला कथाकारों के उपन्यास हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान देंगे गीति नाट्यों पर। ठीक, सबसे पहले मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी में आया हुआ गीति नाट्य है। ठीक है, मत्स्य गंधा। फिर है धर्मवीर भारती जी का गीति नाट्य अंधा युग 1955 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी। फिर है दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य एक कंठ विस्पाई। ठीक है, 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी। फिर है अग्नि लीक 1976 ईस्वी, 1976 ईस्वी। तो एक बार फिर से सुने, मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, एक कंठ विस्पाई 1963 ईस्वी। फिर है अग्निलीक 1976 ईस्वी। ठीक है,
अब बात करते हैं अगले प्रश्न में दलित लेखकों की आत्मकथाओं की। ठीक है, पूछा जा रहा है कि दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है जूठन, कब आई? 1997 ईस्वी। फिर है तिरस्कृत, कौन सी? तिरस्कृत, कब आई? 2002 ईस्वी में। ठीक है, फिर है हादसे, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है हादसे, कब आई? 2005 ईस्वी में, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हादसे। फिर है मुर्धैया शिव पूजन सहाय, ठीक है, मुर्धैया शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है, ध्यान रखें 2010 में। ठीक है, एक बार देख लेना शिव पूजन सहाय है या शिव प्रसाद सिंह है। ठीक है, मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ अभी। ठीक, तो मुर्धैया 2010 ईस्वी में। तो गौर करें, सबसे पहले जूठन 1997 ईस्वी में, फिर है तिरस्कृत 2002 ईस्वी में, फिर है हादसे 2005 ईस्वी में, फिर है मुर्धैया 2010 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सभी आत्मकथाओं को। ठीक है, और अगर इनके रचनाकार देखने हैं क्रम से आपको, तो मेरी रामबाण संकलन के अंतर्गत आत्मकथा से संबंधित वीडियो देख लें, आपको सभी आत्मकथाएं क्रमवार मिल जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकारों का वर्षों के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, ज्ञानपीठ पाने वाले साहित्यकारों का वर्षों के अनुसार सही अनुक्रम है। सबसे पहले हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। इनका समय है 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी। फिर है रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। इनका समय है 1972 ईस्वी, 1972 ईस्वी। ठीक है, फिर है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी में इन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, फिर है श्री नरेश मेहता जी, श्री नरेश मेहता जी। इनको कब मिला? 1992 ईस्वी में। तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है, 1968 ईस्वी में। फिर है रामधारी सिंह दिनकर जी 1972 ईस्वी। फिर है महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी में। फिर है श्री नरेश मेहता 1992 ईस्वी में। दोस्तों एक बात और सुन लें, अगर आपको पुरस्कारों से संबंधित व्यास सम्मान पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनसे संबंधित अगर वीडियो देखने हैं तो आप मेरे रामबाण संकलन के अंतर्गत जो वीडियो हैं स्टार्टिंग के, आप उन्हें देख लें। ठीक है, आपको क्रम से सभी पुरस्कार मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर जो लेटेस्ट वाले हैं वो अपडेट नहीं है, 2015 के बाद से देख लेना कहाँ तक है वीडियो में, तो आपको ज्यादातर मिल जाएंगे, देख लेना वो वीडियो। ठीक है, 3 से 4 बार वीडियो को देख लें, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक नोट है, जरा ध्यान देंगे दोस्तों। क्या है नोट? यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। यही कारण है कि यूजीसी ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किए हैं। ठीक है, यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। यही कारण है कि यूजीसी ने इस प्रश्न के लिए समान अंक सभी को दिए हैं, और जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है दोस्तों प्रश्न का उत्तर, ये सही है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, महिला रचनाकारों के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले मन्नू भंडारी का उपन्यास, कहानी संग्रह है क्या? यही सच है, यही सच है। कब आया कहानी संग्रह? 1966 ईस्वी में। फिर आया जोड़ बाकी, जोड़ बाकी 1981 ईस्वी में। फिर है एक स्त्री का विदा गीत, एक स्त्री का विदा गीत, ये कब आया? 1983 ईस्वी में। एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी। फिर है बोलने वाली औरत, बोलने वाली औरत, ये कब आया कहानी संग्रह? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी। तो ध्यान दें, सबसे पहले यही सच है 1966 ईस्वी। फिर है जोड़ बाकी 1981 ईस्वी। फिर है एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी। फिर है बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों,
सभी कहानी संग्रहों को। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर स्थापना है और तर्क है, जरा गौर करेंगे दोस्तों। स्थापना है, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। ठीक है, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है। यह है स्थापना। फिर है तर्क। क्या है? क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थापना है। छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। क्या है स्थापना? छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। ठीक है, तर्क है, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए भी सही है और आर भी सही है, यानी स्थापना भी सही और तर्क भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थापना है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, ध्यान से सुने, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। क्या कहा? हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। तो दोस्तों ए सही, यानी स्थापना सही है। और रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है कविता क्या है, उससे ली गई पंक्तियां हैं। और स्थापना वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ये पंक्तियां रिपीट हुई हैं, तो आप इन्हें पढ़ लें अच्छे से। ठीक, जबकि तर्क हमारा गलत है। तर्क हमारा गलत है क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। ये तर्क गलत है। अनासक्त नहीं होगा, आसक्त होगा। ठीक, देखते हैं स्थापना अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है स्थापना क्या है? शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील हैं। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील हैं, उनका युगानुकूल पुनर्आख्यान होना चाहिए। उनका युगानुकूल पुनर्आख्यान होना चाहिए। ठीक है, तर्क है, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनर्आख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तो दोनों ही विपरीत बातें हैं। ठीक है, पहले में कह रहे हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है, उनका युगानुकूल पुनर्आख्यान होना चाहिए। दूसरे में क्या? क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनर्आख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तो ये गलत है। ठीक है, स्थापना सही है, तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है स्थापना देखें। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। तर्क है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को ही स्वीकार करता है। क्या है पंक्ति?
तर्क में, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को ही स्वीकार करता है। ठीक है, तो ए सही यानी स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है। स्थापना सही है, तर्क गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है यहाँ, क्या है? भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क है, क्या है तर्क? क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ध्यान दें, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क है, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, स्थापना है, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्क क्या है? क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। तो ए सही है जबकि आर गलत है। ठीक है, स्थापना सही है कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तर्क है, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। ये बात गलत है। ठीक है, मात्र लगा हुआ है तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखना है। मात्र, केवल, एकमात्र ऐसी टर्म अगर आ जाए तो ज्यादातर वह गलत होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्थापना है, ध्यान दें, रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। क्या है? रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क है, क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें, स्थापना है, विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है, अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। क्या कह रहे हैं? विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है बल्कि उसकी जड़ों तक पहुंचना है। क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है तो ध्यान दें, ए सही यानी स्थापना सही है जबकि तर्क गलत है। ठीक है, तर्क क्या है? गलत है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, स्थापना है, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। आख्यान मीन्स कथा। ठीक, क्योंकि तर्क देखें, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। तो पहला सही यानी स्थापना सही है। क्या कह रहे हैं? मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है, बिल्कुल सही। तर्क क्या है? क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। ये बात गलत है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, कवि हैं और काव्य संग्रह। तो सबसे पहले कवि नरेंद्र वर्मा, इनका काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। फिर है नागा अर्जुन, इनका काव्य संग्रह युगधारा है। फिर है केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका है काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका काव्य संग्रह है बुनी हुई रस्सी। ठीक है, एक बार फिर से सुने, काव्य संग्रह पहले देखें, प्रवासी के गीत नरेंद्र वर्मा, युगधारा नागा अर्जुन, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, संपादक हैं और पत्रिका। सबसे पहले संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, ये संपादक थे प्रताप पत्रिका के। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ये थे सम आलोचक पत्रिका के संपादक।
और फिर है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, ये संपादक थे कवि वचन सुधा पत्रिका के। फिर है महादेवी वर्मा, ये संपादक थी चांद पत्रिका की। तो एक बार फिर से सुने, प्रताप पत्रिका जिसके संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर है समालोचक पत्रिका, ठीक है, समालोचक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर है कवि वचन सुधा भारतेंदु हरीशचंद्र। फिर है चांद पत्रिका महादेवी वर्मा, याद रखें। अगला सही सुमेलित प्रश्न है, उपन्यासकार हैं और उपन्यास। सबसे पहले उपन्यासकार संजीव, इनका उपन्यास है सूत्रधार। फिर है बदी उजमा, इनका उपन्यास है एक चूहे की मौत। फिर है राही मासूम रजा, इनका उपन्यास है दिल एक सादा कागज। फिर है अमृत राय जी, इनका उपन्यास है नागफनी का देश। ठीक, एक बार फिर से सुने, उपन्यास सूत्रधार किसका है, संजीव का। एक चूहे की मौत, बदी उजमा, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा। फिर है नागफनी का देश, अमृत राय। ठीक, अगला प्रश्न है सही सुमेलित, ध्यान दें। आलोचना ग्रंथ हैं और आलोचक। सबसे पहले आलोचना ग्रंथ तुलसीदास, किसका है, माता प्रसाद गुप्त जी का। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, किसका आलोचना ग्रंथ है, रामविलास शर्मा जी का। फिर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं इसे, ठीक है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, शिवदान सिंह चौहान का आलोचना ग्रंथ है। फिर है भाषा और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का आलोचना ग्रंथ है। तो एक बार फिर से सुने, माता प्रसाद गुप्त का आलोचना ग्रंथ है तुलसीदास। फिर है रामविलास शर्मा, इनका आलोचना ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फिर है शिवदान सिंह चौहान, इनका आलोचना ग्रंथ है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनका आलोचना ग्रंथ है भाषा और संवेदना। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पात्र हैं फिर उपन्यास। तो ध्यान दें, बावन दास पात्र हैं मैला आंचल उपन्यास के, ये एक आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। फिर है रंगनाथ पात्र हैं किसके, श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी के, ठीक है, जिसमें एक गांव है शिवपालगंज उपन्यास में, किसमें, राग दरबारी में, ध्यान रखें। तो बावन दास मैला आंचल के पात्र हैं। फिर है रंगनाथ राग दरबारी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न वही है। अगले पात्र हैं मंदा पात्र हैं ईदन मम की, ठीक है, ध्यान रखें। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है ईदन मम, जिसकी पात्र है मंदा। फिर है आवा उपन्यास चित्रा मुदगल जी का, जिसकी पात्र है कौन, नमिता पांडे, ठीक है। तो मंदा ईदन मम की पात्र है नमिता पांडे, आवा उपन्यास की पात्र है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, ध्यान दें, पात्र हैं और काव्य। सबसे पहले पात्र यशोदा, किसके, प्रिय प्रवास जी के। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का महाकाव्य है, जिसकी पात्र हैं यशोदा। फिर देखें काव्य विष्णु प्रिया, किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का, जिसकी पात्र हैं सची, ठीक। फिर है धर्मवीर भारती जी का काव्य अंधा युग, ठीक है, अंधा युग, ध्यान रखें, जिसके पात्र हैं कौन, अश्वत्थामा। फिर है अज्ञे का काव्य असाध्य वीणा, जिसके पात्र हैं केश कंबली, ठीक है। तो प्रिय प्रवास यशोदा पात्र हैं, विष्णु प्रिया सची पात्र हैं जिसकी, अंधा युग जिसके पात्र हैं अश्वत्थामा। फिर है असाध्य वीणा, जिसके पात्र हैं केश कंबली। गौर करना दोस्तों, सही सुमेलित है, सिद्धांत हैं कुछ और विचारक हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद, किसका सिद्धांत है, युंग का, कहीं जुंग भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, युंग का है मनोविश्लेषणवाद। फिर है अस्तित्ववाद, किसका है, जयापाल सार्थ का, ठीक है, इनका सिद्धांत है अस्तित्ववाद। फिर है भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, कौन सा, उत्पत्तिवाद। फिर है अभिनव गुप्त जी, इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, याद रखें, युंग का मनोविश्लेषणवाद। फिर है जया
पाल सार्त्र अस्तित्ववाद, युंग को जुंग भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक। तो भट्टलोलट उत्पत्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। अभी में क्या है, अभी वर्ड कॉमन है। अगला प्रश्न है कहानी है एवं कहानीकार। जरा ध्यान दे, कहानी मवाली जिसके कहानीकार हैं मोहन राकेश। फिर है कहानी पॉल गोमरा का स्कूटर, किसकी कहानी है, उदय प्रकाश जी की कहानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। पॉल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी। फिर है गुल की बन्नो, किसकी कहानी है, धर्मवीर भारती जी की। फिर है राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर जी की कहानी है, ठीक। एक बार फिर से सुने, मोहन राकेश की कहानी मवाली, उदय प्रकाश की कहानी पॉल गोमरा का स्कूटर, फिर है धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो, फिर है कमलेश्वर जी की कहानी राजा निर्बंसिया, ठीक। सही सुमेलित अगला प्रश्न निबंध है निबंधकार। सबसे पहले निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र, किसका है, हरिशंकर परसाई जी का। फिर है बसंत आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। फिर है प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। फिर है काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। एक बार फिर से सुने, हरिशंकर परसाई जी का निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध बसंत आ गया है। फिर है कुबेरनाथ राय जी का निबंध प्रिया नीलकंठी। फिर है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध काव्य में रहस्यवाद। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। पंक्ति है सबसे पहले और कवि, तो सबसे पहले पंक्ति है, ध्यान देना जरा। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशितार कहारा अभिद्रुता अतिशय पूता। तो ये किसकी कवि है, कवि की पंक्ति है, कवि त्रिलोचन की। क्या है पंक्ति, विषम, ध्यान से सुनना, त्रिलोचन की पंक्ति है। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशि तार कहारा अभिद्रुता अतिशय पूता, त्रिलोचन, ठीक है। देखते हैं अगली पंक्ति, गौर करेंगे दूसरी पंक्ति पर। अर्ध विवृत जगनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी, दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। क्या है, अर्ध विवृत जगनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। किसकी पंक्ति है, सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की। फिर है तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। ये पंक्ति किसकी है, शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्ति है, शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्ति है। फिर है अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। ये किसकी पंक्ति है, कुंवर नारायण जी की, कुंवर नारायण जी की। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रिपीट करके देख लें, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।